Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिवीजन ब्रायोफाइटा के लास्ट सब डिवीजन एंथोसिरोप्सिडा को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंथोसिरोप्सिडा, जिसका कॉमन नेम है हॉर्नवोर्ट्स। अब इनको हॉर्नवोर्ट्स क्यों कहा जाता है? वॉर्ट्स का मतलब होता है जड़ी बूटी एंड हॉर्न का मतलब होता है सींग, यानी कि एंथोसिरोप्सिडा की जो स्पोरोफाइट है उसकी अपीयरेंस सींग की तरह की होती है। ओके, उसकी जो शक्ल सूरत होती है, जो अपीयरेंस होती है, वो हॉर्न की तरह की होती है। इस वजह से इनको हॉर्नवोर्ट्स कहा जाता है। और एंथोसिरोप्सिडा बाकी जो सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइटा की, उनसे थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके गेमेटोफाइट को देख लेते हैं। तो एंथोसिरोप्सिडा की जो गेमेटोफाइट होती है ये हाईली लोब्ड होती है और इरेगुलर इन आउटलाइन, यानी कि बेतरतीबी के साथ ये ज़मीन के ऊपर लेटी हुई होती है। और एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया पार्शली संकन होते हैं गेमेटोफिटिक टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि जो एंथोसिरोप्सिडा के एंथ्रीडियल सेल और आर्चिगोनियम सेल्स होते हैं वो आधे धंसे हुए होते हैं गेमेटोफिटिक टिश्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पर उनका गेमेटोफिटिक टिश्यूज़ के अंदर संकीर्ण होने का बेनिफिट ये हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो चीज़ बिल्कुल बाहर होती है उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ थोड़ी सी अंदर होती है, जो थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर शो करती है, थोड़ी सी छुपी हुई होती है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं स्पोरोफाइट। तो एंथोसिरोप्सिडा की जो स्पोरोफाइट होती है ये मोर एडवांस होती है देन अदर सब डिविजन्स ऑफ ब्रायोफाइटा, और ये मैनी एडवांस करेक्टर्स शो करती है और इसके अलावा ये ज़मीन पर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। और जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोप्सिडा की, उसके अराउंड वैक्सीक्यूटिकल होती है। अब वैक्सीक्यूटिकल का क्या बेनिफिट है? वैक्सीक्यूटिकल का ये फ़ायदा है कि इससे इवेपोरेशन कम से कम होगी और ये प्लांट को ड्राई कंडीशन में भी ज़िंदा रखने में हेल्प आउट करती है। ओके, और इसके अलावा ये प्लांट में ज़्यादा ड्राई कंडीशन आने ही नहीं देती। जब वेपोरेशन कम से कम होगी तो प्लांट खुश्क साली से बचा रहेगा। देन हमारे पास आ जाती है फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ स्पोरोफाइट के। जो एंथोसिरोप्सिडा की स्पोरोफाइट होती है उसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी होती है। ओके, तो स्पोरोफाइट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रखती है। ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है बजाय कि गेमेटोफाइट से अपनी खुराक हासिल करे। ठीक है, स्पोरोफाइट की जो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जब ये थोड़ी मैच्योर हो जाती है, जब ये थोड़ी डेवलप हो जाती है, फिर ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती अपनी नरिशमेंट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो इसमें यहाँ पर आपको जो स्पोरोफाइट नज़र आ रही है एंथोसिरोप्सिडा की, ये मोर एडवांस नज़र आ रही है कि इसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी है और ये मेट्रोफाइट के बगैर भी ज़िंदा रह सकती है। ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है। बस इसकी जो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें इसको गेमेटोफाइट पे डिपेंड करना पड़ता है। जबकि जो पिछली क्लासेस हमने डिस्कस की हैं, पिछली सब डिविजन्स हमने डिस्कस की हैं, उनमें ऐसा नहीं था। उनमें जो स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंड कर रही है गेमेटोफाइट के ऊपर अपनी नरिशमेंट के लिए, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं थी। देन हमारे पास आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जिनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है, जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं हमेशा, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जैसे हमारे पास पहले 5 टिश्यूज़ हों, देन 10 हो जाएं, फिर 10 से 20 हो जाएं, 20 से 40 हो जाए, मतलब वो अपने आप को मज़ीद डिवाइड करते रहें। तो ऐसे टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोप्सिडा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गेमेटोफाइट होती है ये इरेगुलर आउटलाइन शो करती है कि बेतरतीबी के साथ ही ये ज़मीन के ऊपर लेटी हुई होती है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट हॉर्न की तरह की अपीयरेंस शो करती है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा फुट, और फुट के साथ हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ऊपर हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल होता है, यानी कि जो कैप्सूल होता है उसकी स्ट्रक्चर सैक की तरह की होती है, यानी कि ये अपनी आउटसाइड से, अपनी जो ऊपर वाली अपवर्ड साइड है उससे थोड़ा सा ओपन होता है। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये बिल्कुल छोटा-सा पोर्शन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो मज़ीद डिवाइड होते रहते हैं। अब ये डिवाइड किस डायरेक्शन में होंगे? ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, कैप्सूल की तरफ ये डिवाइड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फुट की तरफ ऐड होते जाएँ, नहीं। ये अपने जो एडिशनल सेल्स होंगे, जो ज़्यादा इसमें डिवाइड होंगे जो सेल्स, तो वो किस तरफ होंगे? वो कैप्सूल की तरफ अपीयर होते जाएँगे। और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपने आप को कैप्सूल की तरफ डिवाइड करते जाएंगे, तो जो कैप्सूल की लेंथ है ये भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और एक और बात कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होंगे उस दौरान स्पोर फॉर्मेशन रुकेगी नहीं, स्पोर फॉर्मेशन भी होगी, स्पोर मैच्योर भी होंगे और इसके अलावा स्पोर कैप्सूल से रिलीज़ भी होते रहेंगे। यानी कि स्पोर की जो एक्टिविटी है, जो कैप्सूल की एक्टिविटी है, वो नहीं रुकेगी। जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते जाएंगे, ये भी अपना काम जारी रखेंगे और कैप्सूल के अंदर भी जो भी प्रोसीजर होना है, जो भी प्रोसेस होना है, वो भी जारी रहेगा। ठीक है। और ये जो कैप्सूल होता है, यानी कि जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है। जितना ओल्ड हो जाएगी स्पोरोफाइट की बॉडी, उतनी ही उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अब हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लोकेशन, जो कि मैंने पहले भी बता दी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जंक्शन ऑफ फूट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन। स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? यानी कि कैप्सूल या स्पोरेंजिया, जो कि मैंने बताया कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये फुट और कैप्सूल यानी कि स्पोरेंजिया के दरमियान में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल्स ऐड करते रहते हैं, इनमें सेल्स की डिवीजन होती रहती है और ये सेल्स को ऐड किस तरफ करते हैं? टुवार्ड्स द स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, यानी कि कैप्सूल या स्पोरेंजियम। यानी कि ये कैप्सूल की तरफ अपने जो सेल्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे। और जो स्पोर फॉर्मेशन है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ड्यूरिंग द डिवाइडिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। स्पोर्स फॉर्मेशन भी होगी और इसके अलावा स्पोर मेच्योर भी होंगे और फिर वो जो उनकी स्पोर फॉर्मेशन रीजन है, यानी कि जो कैप्सूल है उसकी ऑपोजिट रीजन से, ऊपर वाली साइड से स्पोर रिलीज़ भी होते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो ये जो हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा है, इसकी जो स्पोरोफाइट है इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। ठीक है। बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड होते जाएंगे, सेल्स ऐड होते जाएंगे और जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोप्सिडा की, उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। और इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करते जाएंगे, उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो तादाद है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, उसका रीजन ज़्यादा हो जाएगा और इसी तरह जो कैप्सूल है, जो हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा, इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोप्सिडा की, उसके अराउंड वैक्सीक्यूटिकल है, तो वैक्सीक्यूटिकल की वजह से उसमें इवेपोरेशन भी कम से कम होगी और इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी है, वो अपनी खुराक भी खुद तैयार कर सकती है। तो इस करेक्टर की वजह से एंथोसिरोप्सिडा की गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच थी, गैमेटोफाइट मर भी जाएगी तो स्पोरोफाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पोरोफाइट अपनी खुराक भी खुद तैयार कर रही है और उसमें इवेपोरेशन भी कम से कम हो रही है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकती है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एंथोसिरोज। और आपको पता है कि जो एंथोसिरोज होते हैं वो हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।